अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ में आपको खुश आमदीद कहता है। आईसीसी का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल स्टेडियम कराची में जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या वाकई इंतज़ामात कैसे हैं, और इसके बाद फिर लाहौर भी आना है इस वफ़द ने और यहाँ पर भी इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है और फिर जब हतमी मराहिल की तरफ बढ़ती हैं चीज़ें, उस वक्त क्या बातचीत होती है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काकुल के कैंप के लिए जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए है, खिलाड़ियों का ऐलान भी किया है, फिर सिलेक्शन कमेटी का भी ऐलान हुआ है। ये एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जिसका कोई सरबराह नहीं है, ये ऐलानिया नहीं है या गैर ऐलानिया कोई है, ये भी बड़ी एक इसमें दिलचस्पी ज़रूर है। फिर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की तलाश भी जारी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिलखुसूस ये क्रिकेट के हलकों में ख़बरें ये भी सुनने को मिल रही हैं, शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली हो सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, टेस्ट क्रिकेटर जनाब मोहम्मद वसीम साहब। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू। PSL अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम की तैयारियाँ दुरुस्त समत में? देखिए PSL तो अच्छा माशाल्लाह गया है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं, अच्छे मैचेस आपको देखने को मिले, अच्छे परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की आपको देखने को मिली। अब एक दो एरियाज तो हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम का, कि ऑब्वियसली मिडल ऑर्डर का एक इशू चल रहा है, साथ में स्पिन बॉलिंग का भी। तो आई थिंक जो इसके अराउंड चीज़ें हैं ना, ज़्यादा फोकस एट द मोमेंट उसके ऊपर है कि अभी आपकी सिलेक्शन कमेटी शायद आज बनी है या वो कल बनी है, उसके अलावा भी कोचेज़ आपके उधर नहीं है। तो आई थिंक जो मेजर काम है उस तरफ फोकस शायद इस टाइम पे अभी थोड़ा कम है। अभी तो हम ज़रा कोचेज़ ढूंढ रहे हैं, सिलेक्टर ढूंढ रहे हैं, तो इस तरफ ज़्यादा फोकस हमें नज़र आ रहा है। तो आई थिंक जितना जल्दी हो सके टीम को अनसर्टेनिटी सी जो है ना, अभी देखिए आपने इंट्रो में 3 बातें की और तीनों में आपने क्वेश्चन मार्क की, मतलब उसके एंड पे डलते हैं जी, कोच कौन होगा, कैप्टन कौन होगा, चैंपियन ट्रॉफी की चले आपने बात वो की है। तो आई थिंक जितना जल्दी हो सके जो जितनी भी गैर यकीनी चीज़ें इनको हटा के जल्दी से आपने अनाउंस करे भी कि जो आपके कोचेज़ होने हैं, जो कैप्टन होना है, उसको अनाउंस किया जाए। इस किस्म की सूरत हाल में जबकि चंद हफ्ते आप दूर हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप से, आपको लगता है कि खिलाड़ी या जो बाहर से कोचिंग स्टाफ आएगा या जो भी आता है, इवन सिलेक्शन कमेटी भी, ये सारे हम आंगी इनमें आ सकती है इतने मुख्तसर वक्त में? देखिए इमरान, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि हमें ज़रूरत क्यों है कैप्टन चेंज करने की, या हमें कोच हो रही है कोच वैसे लाने बातें? की। आपसे भी मैंने सुना है, हर तरफ ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बात फिर वही कि इतनी जल्दी आपने डिसीजन एक लिया, उसके बाद अब दोबारा वो आ गया है, उसको चेंज होने जा रहा है। अगर हम कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं तो हमने ज़िद पकड़ी हुई है फ़ॉरेन कोचेज़ वाली, और फ़ॉरेन कोचेज़ भी या तो हो ना कि अभी जो पिछले दिन एक नाम चल रहा था वो साबिक जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉटसन का। हाँ शेन वॉटसन का, तो उनका कहाँ पे मैंने कोचिंग की हुई थी, कहाँ उनका एक्सपीरियंस था, क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी। आप एक नेशनल टीम का कोच जब बना रहे हैं, देखिए कोई बहुत बड़ा कोई हाई प्रोफाइल कोच की आय समझ भी आती जी कि आपने बहुत उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, किसी मुल्क के लिए उसने कोचिंग की हुई है, किसी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा कोचिंग की हुई है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ जी हमने सिर्फ फॉरनर रखना है यहाँ पे, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट। आपका एक जो सोच है उसको बदलना होगा, ठीक है ना, कि हमारे मतलब पाकिस्तान के अंदर भी कोचेज़ मौजूद हैं। या तो मैं फिर कहूँगा ना कि आप चीज़ों को वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जी कि हाँ हमारे पास ये लोकल ऑप्शन हैं, ये हमारे पास फॉरेन ऑप्शन हैं, हाँ इसमें बेहतर ऑप्शन कौन सा है। हाँ सिर्फ ये कह देना जी कि ये जो फॉरेन कोच है ना ये आगे दोनों को आमने सामने बिठाकर प्रेजेंटेशन क्यों नहीं ली जाती? देखिए प्रेजेंटेशन लेंगे तो आप मतलब शेन वॉटसन की प्रेजेंटेशन लेंगे तो वो क्या बताएगा आपको। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जब आप किसी का इंटरव्यू लेंगे पहला सवाल आप क्या करेंगे, सर जी आपका क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका विजन क्या है। ये तीनों चीज़ें आप कैसे पूछेंगे। वो कहेगा जी बस शुरू कर रहा हूँ, आपसे ही शुरू करूँगा, इधर से ही नेशनल टीम की कोचिंग शुरू करूँगा। तो इसको थोड़ा सा हमें इस सोच को बदलना होगा कि चाहे आपने फॉरनर रखना है, चाहे आपने लोकल रखना है, आपका कोई भी जॉब आप रखेंगे, कोई भी आप गाड़ी का ड्राइवर रखेंगे तो उसको गाड़ी चलानी आती होगी तो आप रखेंगे ना, ठीक है। तो हमारी ये सोच कि हम लोकल भी हम ये सोच है कर लेते हैं। ये सोच क्यों है? आई डोंट नो। देखिए इसमें एक तो क्या हमारे लोकल भी आपने ऐसे ही रखे हैं। अभी रिसेंटली जो कोचिंग स्टाफ आपका बना था उसका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब बता देंगे आप उसमें क्या था। किसी ने क्लब लेवल पे कोचिंग नहीं की हुई है तो आप समझ रहे को नेशनल टीम का वो कोच बन जाएगा। तो ये सोच को हमें निकलना होगा, हमें नामों से हटना होगा, हमें काम के पीछे जाना होगा। काम के साथ कोई नाम भी है बड़ा, या उस फील्ड का जो बड़ा नाम है हमें उसकी तरफ जाना। ये नहीं कि कोई बड़ा क्रिकेटर है तो हमने उसको रखना ही रखना है, जिसको अकोमोडेट हमने करना ही करना है। क्योंकि जो मुझे लग रहा है पिछले 1-2 सालों से जो मैं देख रहा हूँ कि बड़े नामों के पीछे छुपने की कोशिश की जाती है
कि बड़े नाम आगे कर देते हैं जी, इनके पीछे हम छुप जाएंगे, नहीं छुप सकते आप। परफॉर्मेंस ही आपको बचाएगी या आपको छुपाएगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी बाउंड्री आपको बेनकाब कर देगी। बिल्कुल ऐसे ही ना, परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी। अभी भी जो मतलब देख रहे हैं, अभी सिलेक्शन कमेटी की आपने बात की है और मैंने भी आपसे सुना है कि उसका हेड नहीं है कोई, लेकिन आप जितना मर्जी छुपे हैं, आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो आप सामने होंगे, अगर परफॉर्मेंस बुरी होगी तो वो पता चल ही जाएगा कि हेड कौन था असल में, जो कौन छुपना चाह रहा था इसके अंदर ना। तो वो तो एक मतलब एक नज़र आ रही है ना, एक चीज़ जो आपको करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि क्या मतलब इसमें है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा, टीम अनाउंस कौन करेगा आपकी, कौन उसका मतलब कौन लीड कौन करेगा, उस मीटिंग को लीड कौन करेगा। तो उस तरफ भी तो बाकी जहाँ कोचिंग की बात है तो आई थिंक इस पर हमें सीरियसली एक वो देखना होगा कि पाकिस्तान देखिए एसोसिएट मेंबर नहीं है, कोई छोटी टीम नहीं है, कोई मतलब हम कि कोई भी आके ना हमें कोचिंग कर लेगा। वन ऑफ द टॉप नेशन में हम आते हैं, टेस्ट उसमें आते हैं, तो हमारा जो कोच भी हो, स्पेशली जो फॉरनर रखते हैं, तो उसकी क्रेडेंशियल्स भी कोई हो ना, कोई साथ कोई लेके आए अपने। ये नहीं कि हमने सिर्फ जी के मतलब पहले एक चेयरमैन थे, उनकी अजीब अपनी मंतक जी, वो सियासत वो लेके आ जाते हैं टीम के अंदर। इसलिए हम लोकल कोचेस, हाँ खुद तो सियासत अलग ही नहीं थे ना, जैसे मतलब वो तो अब क्या उस पर बात करो। तो मतलब ये सोच है ना, देखिए ये एक सोच है ना आपकी कि यार ये लोकल कोचेज जो होंगे वो सियासत लेके आएंगे। तो कैप्टन भी फॉरनर ले हैं, फिर आप जो चीफ सेलेक्टर है वो भी फॉरनर लेके आ जाए, चेयरमैन भी फॉरनर लेके आए ना। फिर आप अगर आपकी यही सोच है, गैर मुल्की कोच आके सियासत नहीं करता, वो अपनी टीम ने ये सियासत के टीम मिकी बनाने आर्थर को कितना कहा असर है यहाँ पे। मिकी आर्थर की स्टोरीज आपने भी सुनी होंगी, वो तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये अंदरून लाहौर में पैदा हुआ है, लेकिन वैसे बाहर चला गया था उसके बाद। तो नथिंग इज गारंटीड। लेकिन बात फिर वही है कि आप पसंद से हटें, आप मेरिट के ऊपर जाएंगे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आपकी ये सोच होगी, आप एक प्रोसेस के तहत रखेंगे, अपॉइंटमेंट्स होंगी, फिर आपको इस तरह की बातें प्रोसेस पे नहीं जाते हम कोच रखते हुए। देखिए क्या प्रोसेस है अभी, लेट्स से शेन वॉटसन अगर सही बात है, अगर वो आता है या उससे बात हुई थी तो क्या उसका प्रोसेस था, मतलब उसमें क्या कितने लोगों ने अप्लाई करना था उसके अंदर। हाँ जी, इनमें से हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, आपने सीधा अगर ऐसी मतलब जो सुनने में आया कि आपने सीधा अप्रोच किया है तो अपेरेंटली उसने रिफ्यूज़ भी कर दिया। लेकिन फिर बात वही है कि शेन वॉटसन की जगह शायद वो गैरी क्रस्टन होते या कोई इस तरह का नाम होता ना, फिर भी आपको समझ आती कि यार वो उसकी बड़ी सर्विसेज है, किसी वजह से वो कोचिंग करता हुआ आ रहा है, ये उसकी अचीवमेंट्स है। तो किसी ऐसे प्लेयर को जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये फॉरनर हमें चाहिए, और वो भी एज अ प्लेयर आप उसके मतलब वो देख रहे हैं, एज अ कोच उसको नहीं देख रहे, तो हमें ये दोनों चीज़ें हटानी होंगी। हम लोकल में भी ये चीज़ें कई दफ़ा मिस कर देते हैं कि बड़ा नाम है, ये बड़ा अच्छा कोच होगा, मतलब बड़ा प्लेयर है तो बड़ा कोच भी होगा, है ना। कोचिंग इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट जॉब, तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी हटानी होगी। तो आई होप कि आगे चल के इस पर अच्छा ये जो ठीक है, ये जो सिलेक्शन कमेटी बनी है बगैर सरबराह के, एक ज़माना ऐसा था जब आप सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, उस वक्त कहा जाता था कि एक रुकनी ही सिलेक्शन कमेटी है, वसीम साहब अकेले ही सब कुछ करते हैं। आज वैसे आपके साथ लैपटॉप नहीं है आपका जगह बनी हुई थी, मैं सोच रहा था पहले। तो अब ये है कि अब जो भी सिलेक्शन कमेटी बनी है उसका सरबराही कोई नहीं है, इसका नुकसान क्या होगा, क्या इंतज़ामी तौर पर कुछ इसमें मसाइल आएंगे? देखिए सबसे पहले तो देखते हैं इसमें कि इसमें फ़ायदा क्या होगा या क्या इसमें सोच क्या है, वो अभी तक मुझे तो बयान उतनी समझ नहीं आ रही है। शायद एक दो दिन सोचेंगे डिफरेंट एंगल से तो कुछ वो समझ आएगी आपको चीज़ें। लेकिन अभी जो उसका पहला यही होगा ना कि लीड कौन करेगा इसको, मतलब टीम अनाउंस कौन करेगा, बारी बारी करेंगे, पहले एक टीम अनाउंस करेगा, फिर अगली टीम होगी, वो कभी मैं अनाउंस करूँगा, ठीक है ना। बाकी ये मे भी ये वोटिंग की तरफ जा रहे हैं कि जी अगर 7 बंदे हैं तो वो वोटिंग होगी उसके अंदर, ये तो और ज़्यादा गड़बड़ वाला मसले आएंगे, फिर मसले आएंगे ना इस पे ऊपर ना। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट सुनी हुई थी मैंने कि मेजॉरिटी फैसला करेगी, तो इट मीन्स कि आप वो वोटिंग की तरफ जा रहे हैं। फिर आपने कैप्टन और कोच को भी साथ रखा हुआ है और प्लस इसका हेड कोई नहीं है, तो आई थिंक ये काफ़ी खिचड़ी सी बनी हुई है। तो आई होप कि अभी अनाउंसमेंट तो इसकी हो गई है, तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस पर आएगी कि हाउ एग्जैक्टली इसको ना वर्क, क्या सबके एक जैसे इख्तियारात हैं, मतलब वो फिर या सारों के पास होंगे या फिर किसी के पास नहीं होंगे, दो ही सूरतें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि किसी के पास ना हो। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसे। तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब आगे आने से गुरेज किया जा रहा है जी कि ब्लेम आए तो सारों के ऊपर आए, नहीं है। मतलब अगर वहाब हैं, वो पहले हैं, अभी भी वो चला रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली उन्होंने ही चीज़ें चलानी है, तो यू शुड कम इन फ्रंट, लीड करे भाई, ठीक है आई एम द चीफ सेलेक्टर, मैंने ही चीज़ों को आगे चलाना है। लेकिन इस तरह से अंदर भी रहना, मतलब वो क्या वो होता था, वो छुपते नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तो वो फिर इसमें आप ज़्यादा आप फंसेंगे। तो आई थिंक
ठीक है, अब काम करें अच्छे तरीके से और अल्लाह आपको इज्जत भी देगा, आगे मैचेस भी आ कामरान रहे हैं अकमल आपके। कंसल्टेंट थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का जब ऐलान हुआ तो वो साथ नहीं है, ये आपको लगता है? यार मैं रात को देख रहा था, वो बैठे हुए थे एक मैच के ऊपर ना, तो मुझे यही लगा, मैंने कहा ये तो बारोबार ही हो गया बेचारा। तो अभी तो पहली टीम अनाउंसमेंट आई थी उनकी कि जिसके अंदर उन्होंने करना था, तो उससे पहले ही वो उससे हो गया। पर आई एम श्योर कि कामरान को किसी ना किसी और रोल के अंदर शायद, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था कि इट्स सॉर्टेड, मतलब उनको कहीं ना कहीं वो आ जाएंगे, आपको नज़र आ जाएंगे। तो लेकिन आपका ये मानना है कि ये होना चाहिए, चीफ के बगैर सिलेक्शन कमेटी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। आपका हो सकता है कप्तानी ना आपसे संभाला जाए, मतलब ठीक है आप कहते हैं जी कि कैप्टन ने टीम खिलानी है हर चीज़, लेकिन कैप्टन हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं हो सकता है। मोस्टली वो टूर पे होते हैं, मैचेस उनके चल रहे होते हैं, डोमेस्टिक उनको नहीं पता होता। तो इसमें आई थिंक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जी कि मतलब कुछ 2 बंदे अड़ गए जी कि नहीं हमने तो ये प्लेयर खिलाना ही खिलाना है, या 3 आपके सिलेक्टर अड़ गए जी नहीं ये प्लेयर होना चाहिए, कैप्टन कहता मुझे चाहिए नहीं, मैं नहीं रखूँगा इसको। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो एक बंदा नॉर्मली क्या होता है कि चीफ सिलेक्टर ब्रिज होता है सिलेक्शन कमेटी का और कोचिंग उसी तरह स्टाफ, देखिए कप्तान, कोचिंग कोच के स्टाफ और साथ। कैप्टन का ना। सो दैट हाउ इट वर्क्स, और इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब ऊंच नीच अगर होगी तो इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कि इसको फिर कैसे वो हल करेंगे, कैसे कोई हल deadlock आ करेंगे? जाता इमाद है। वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, रिटायरमेंट वापस हुई है। काकोल के लिए जो कैंप अनाउंस किया है उसमें भी उन दोनों के नाम हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक बेहतर फ़ैसला है? क्या इसको हम इस तरह से लें कि खिलाड़ियों की कमी है, मुतबादल नहीं है, या फिर वाकई उनको खेलना चाहिए था? नहीं, मैं सोचा था वहाँ भी मतलब ज़्यादा अरसा उनको नहीं हुआ है, तो शायद वो भी वापस आ ही जाएँ खुद भी अच्छा। वो लेके रिटायरमेंट बाद। देखिए सिस्टम पे तो क्वेश्चन मार्क के होते हैं। देखिए मेरे से भी आपने बहुत सवाल उस टाइम पे भी किए थे कि रिटायरमेंट के हवाले से प्लेयर्स की। एक तो उसको ऑलवेज़ आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि एक पर्सनल डिसीजन है आपका, और कोई बंदा एकदम से वो नहीं करता, वो बड़ी सोच समझ के ये फैसले करता है, और इन केसेस में तो बहुत कैलकुलेशंस करके रिटायरमेंट आप लेते हैं। तो उसके बाद सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएगा जब आप किसको घर से बुला के खिलाएंगे जी कि आ जाइए जी हमें आपकी ज़रूरत है। आपने पूरे अपने सिस्टम के ऊपर अपने ऊपर आपने किया, और फिर आपने क्वेश्चन मार्क डाला अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं 2-2 साल से जान मार रहे हैं, ये टीम के अंदर है, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो उनके ऊपर एकदम आ जाएगा। वो कहेगा हम तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं भाई, इनको तो प्लेयर डोमेस्टिक नहीं चाहिए, इनको तो चाहिए वो घर से प्लेयर बुला ले। लेकिन अगेन शायद ये टाइम नहीं है इस तरह की बातें करने का कि अभी वर्ल्ड कप आपका सर के आने वाला है। तो लेट्स होप कि ये लड़के मतलब परफॉर्म करें आते हैं। लेकिन अब मसला ये होगा कि क्या गारंटीड है कि ये वर्ल्ड कप में जाएंगे, या लेट्स से आगे आपकी 2 सीरीज़ आ रही हैं, इस पर परफॉर्मेंस नहीं होती फिर क्या होगा? आमिर परफॉर्मेंस अगर नहीं कर पाते वो क्या होगा? हो सकता है ना हो सकता है हो, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन गारंटीड है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। सेम विद इमाद अगर परफॉर्म नहीं करते तो गारंटीड है वर्ल्ड कप खेलेंगे, और गारंटीड के बगैर ये नहीं आने वाले हैं प्लेयर्स, नोइंग देम जिस तरह के इनकी वो सोच है। तो आई थिंक थोड़ा सा ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैनिक बटन दबाया गया है कि एकदम से कुछ ऐसा करें। मैजिक एक जल्दी किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि एकदम से हम ये करेंगे ना तो एकदम से हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अगेन इनकी पर्सनल चॉइसेस थी प्लेयर्स की, उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली है और खुद ही वो वापस आ गए हैं। तो अब एलसी के क्या होता है, लेकिन आई थिंक जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान पहले नहीं है उसके ऊपर आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि प्रायोरिटी नहीं थी पहले पाकिस्तान